अस्सलाम वालेकुम। आज आप सबको मुबारक हो। एक और मैच हमारे गले की हड्डी बनते बनते रह गया और हम जीत गए। सबको बड़ी मुबारक हो। ये तो कोई हमारी आदत सी बन गई है यार कि हर मैच को आसान बना के एंड में विकेटें देते देते मुश्किल कर देना। ये चीज कोई मजाक नहीं रही है। ये ना अब एक पेन बन रहा है और एक एक बर्डन बनता जा रहा है हमारे लिए। एक पेन बन रहा है। ये चीज समझ रहा हूँ, तकलीफ हो रही है ये चीज देख के। ये कहीं से भी कोई फनी चीज नहीं रह गई है कि आप एक मैच को इजी बनाएं और एंड में जाके उसमें 8 आउट करके मैच फंसा दें। एंड में अगर वो एलबीडब्ल्यू दे दिया होता, जो कि मुझे लग रहा है, मैंने उसको बार बार देखा है, मुझे तो एलबीडब्ल्यू लग रहा है भाई। वो जो कॉर्बिन बॉश ने आखिर में नसीम शाह को किया है, अगर वो एलबीडब्ल्यू हो गया होता, कैन यू इमेजिन कि हम 9 आउट होने के बाद आखिरी 2 बॉलों पे 1 रन बना रहे होते। कैन यू बिलीव दिस? ये फनी नहीं है यार। ये कहीं से भी फनी नहीं है। जिस जगह पे जाके हम लोग मैच फंसा रहे हैं, एज अ व्यूअर हमें पता चल जाता है ये होने वाला है, अब हम आउट होंगे, अब हम आउट होंगे, अब हम आउट होंगे। एज अ व्यूअर पता चल रहा है। तो ये एक पेन है, ये एक तकलीफ है, ये एक अजियत है हम लोगों के लिए, जो ये हमारी टीम हमें दे रही है। इस तरीके से थोड़ी खेला जाती है यार क्रिकेट। यानी आप अगर आप कंडीशंस को पाके आज की रीजन बनाओगे कि जी हवा ज्यादा चल रही थी, ड्यू नहीं आया, ये बेकार की बातें हैं। क्या फैसलाबाद में पहली दफा किया आपने? आप हर मैच में यही करते हो भाई। तो ये बेकार की बातें हैं कि जी कंडीशंस यूं थी, हमने तो ड्यू एक्सपेक्ट की। ये सब सब बेकार की बातें हैं। हर मैच में हम यही करते हैं क्योंकि हमें मैच फिनिश नहीं करने आते और हमारे प्लेयर्स जितने भी सीनियर हैं ये जिम्मेदार नहीं है। ये अपने रन करने के बाद मैच लगा देते हैं आगे जाके। अभी जरा मैच को डिस्कस करते हैं डिटेल में जाके। लेकिन यार बड़ी पेनफुल विक्ट्री है ये। और मैं आपको इसके आफ्टर इफेक्ट्स भी बाद में बताऊंगा, जो पोस्ट मैच डिस्कशंस में जो आई है ना चीज, वो बताऊंगा तो आप लोगों को भी तकलीफ होगी सुन के। अब इसको एंड में लेके जाएंगे तो मैं बताऊंगा। अच्छा, बहरहाल टॉस जो है वो पाकिस्तान ने जीता और पाकिस्तान ने टॉस जीत के डिसाइड किया कि हम पहले बॉलिंग करेंगे, कंसिडरिंग के बाद में ड्यू आ सकती है। अच्छा, ड्यू तो आज आ सकती थी, लेकिन किसी वजह से ड्यू नहीं आई। उसको हम जरा एंड में डिस्कस करेंगे कि क्या वजह बन रही थी कि ड्यू नहीं आ सकी, या जो भी था उसको हम एंड में लेके आएंगे जब हम फील्डिंग पे डिस्कस, जब हम अपनी बैटिंग पे डिस्कस करेंगे ना, तो इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल ये चीज़ समझने की है कि हमने बेस्ड ऑन ड्यू पहले बॉलिंग ली। मेरे हिसाब से बुरा फैसला नहीं था। अच्छा, इससे पहले कि मैं मैच पे भी डिस्कस करूँ ना, पहले तो एक बात की तारीफ कर देनी चाहिए। फैसलाबाद में 17 साल बाद शायद क्रिकेट हो रही है। उसके बाद जो पिच हमने देखी ना, इस पिच में मैं 100 आउट ऑफ 100 दूंगा क्यूरेटर्स को। 100 आउट ऑफ 100। इस पिच पे स्विंग था, इस पिच पे रन्स थे, आउटफील्ड जबरदस्त थी, स्पिन जबरदस्त था, और एंड में बॉल ग्रिप भी कर रहा था, रिवर्स भी आहिस्ता आहिस्ता ले रहा था। एक मैच में अच्छा रन्स भी मौजूद थे, जो सेट हो रहा था वो रन्स भी कर रहा था। एक मैच में एक प्लेयर जो कुछ एक्सपेक्ट कर सकते, एक टीम या एक स्पेक्टेटर जो है वो जो कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना पिच से, वो सब कुछ पिच के अंदर मौजूद था। तो पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फैसलाबाद की जो भी क्यूरेटर्स की टीम थी या जो भी जिन्होंने भी काम किया, सुपर, वेल डन, जबरदस्त पिच प्रिपेयर की थी। आगे का मुझे नहीं पता कि ड्यू पड़ता है तो क्या होगा, मुझे उसका नहीं पता, लेकिन आज की मैं अगर बात करूं तो पिच में वो सब कुछ था जिस जो एक मैच को एंटरटेनिंग बना सकता है। तो पहले तो ये शायद तारीफ करनी पड़ेगी कि जबरदस्त काम किया जिसने भी पिच बनाई, और बड़ा मजा आया। इस तरह की वनडे की पिचेस, तब यानी एक फेज जो है वो बैट्समैनों को जाता है, दूसरा फेज बॉलर्स को जाता है। तो यही तो पिच की खूबसूरती होती है। ये इसी तरीके से तो मजा आता है मैच में। सारा बैट्समैन को चला जाए वो भी मजेदार नहीं होता, सब बॉलर ले जाए 150 100 150 पे आउट हो जाए वो भी मजेदार नहीं होता। एक बैलेंस्ड पिच जो दोनों को एक अलग अलग फेजेस में फेवर करे, आउटस्टैंडिंग पिच बनाई है, मजा आ गया। ठीक है ना? पहले तो मैं ये कह दूं, फैसलाबाद ने की पिच बड़ी मजेदार थी, मैच बड़ा अच्छा हुआ। दूसरी चीज ये है कि आ जाते हैं, पाकिस्तान ने पहले टॉस जीता और टॉस जीत के उनको बॉलिंग दी, ड्यू के फैक्टर की बेसिस पे कि शायद ड्यू पड़ेगी, तो हम जो है पहले बॉलिंग करें। लुआन डी प्रेटोरियस जो है उनका ओपनिंग बैट्समैन आया और क्विंटन डी कॉग, इन दोनों ने ओपन किया।
और अच्छा स्टैंड दे गए। दोनों अपने पूरे पूरे शॉट्स मार रहे थे। जैसे मैंने कहा ना, बॉलर्स शुरू में जब, क्योंकि धूप निकली थी, 3 बजे तक का मैच था, तो जब जब सूरज बाहर था तो उस वक्त शॉट्स लग रहे थे, और नया बॉल जो था उसमें बड़े शॉट्स थे, और मार रहे थे वो दबा के। और क्विंटन डिकॉक तो जैसे खेलता है सो खेलता ही खेलता है, उसकी तो खैर तारीफ करनी पड़ेगी, वो तो हर तरीके से ही एक अच्छा प्लेयर है। लेकिन यार ये जो लुआन प्रेटोरियस है ना, ये कमाल बॉलर है भाई। इसकी बॉलिंग देखने में बड़ा मजा आया मुझे, क्योंकि इसने एक चीज जो अच्छी करी ना, जो मुझे अच्छा लग रहा था देख के, वो ये था कि जो आमतौर पे बड़े बैट्समैनों में देखा जाता है कि ये थोड़ा सा जो है ना लेग साइड से ऑफ साइड पे शफल करके बॉल बॉल को अपने और करीब ले लेता है। ये बहुत बड़े बड़े बैट्समैन करते हैं, करते थे। इसमें आप नाम ले लो, इंजमाम, मोहम्मद यूसुफ और जावेद मियांदाद, ये तो पाकिस्तान, यूनुस खान, ये पाकिस्तान के प्लेयर्स हो गए। अब इंटरनेशनल में आ जाओ तो स्टीव स्मिथ, वो ऐसे खेलता था, बॉल को करीब कर लेता था अपने जाके ना, तो शफलिंग ज्यादा लेकिन करीब कर लेता था बॉल को। तो इस तरह के जो प्लेयर्स होते हैं ना, मैं इसकी टेक्निक देख के जो मैं समझा कि यानी थोड़ा सा शफल करके ऑफ साइड पे आता है, बॉल को बिल्कुल अपने नीचे लेता है, और उसके बाद अपने शॉट्स खेलता है। और सारे शॉट्स थे, इधर भी थे, इधर भी थे, इधर भी थे, सब शॉट्स मार रहा था पूरे पूरे। बल्ले का फ्लो बड़ा जबरदस्त था। तो बड़ा, ये इसको देख के मुझे अंदाजा ये हुआ ये ओडीआई का बहुत बड़ा प्लेयर बन जाएगा, और शायद टेस्ट में भी अच्छे रन कर जाएगा। टेक्निक पूरी है, शॉट्स भी सारे हैं। T20 में चलेगा या नहीं चलेगा, ये वक्त बताएगा। मैं T20 का इसको इसलिए नहीं बोल रहा अभी कंफर्म, हो सकता है बड़ा प्लेयर बने, लेकिन मैं अभी इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि T20 में कहीं ना कहीं टेक्निक के साथ जो है ना पावर, और दूसरा ये कि बहुत सारे प्लेयर्स जो आजकल कामयाब हो रहे हैं T20 में, वो वाले हैं कि जो अपनी जगह पे खड़े रहते हैं, और फिर हैंड आई कोऑर्डिनेशन की गेम है, तो वो ज्यादा कामयाब होते हैं। डेवन कॉनवे टाइप के भी प्लेयर्स कामयाब होते हैं, जो बॉल को बिल्कुल अपने नीचे ले लेते हैं, आके बॉल की लाइन में मूव करते हैं, वो भी कामयाब होते हैं। मैं उनको फेलियर तो नहीं कहूंगा, लेकिन ऑफ कोर्स अब T20 गेम जैसे रिवाइव हो रहा है, उसमें फिर वो जो फीट मूवमेंट है वो तकरीबन खत्म होती जा रही है। अभिषेक शर्मा मूव नहीं करता, ठीक है ना। तो जितने बड़े बड़े प्लेयर्स अब आ रहे हैं जो ग्रेट्स में शामिल होने वाले हैं आगे चल के, ठीक है ना, टिम डेविड को देख लो, कोई मूवमेंट नहीं है, खड़े खड़े मारता है। तो बहुत कम प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि अब मूवमेंट लेते हैं और मारते हैं। फखर जमान को देख लो, वो भी इतना मूव नहीं करता। तो ओडीआई में तो मैं कह सकता हूँ यार, ये बहुत जबरदस्त प्लेयर बनेगा। और यू नेवर नो, अभी हमारे पास 2 वनडे पड़े हुए हैं, अगले 2 वनडे में कि कोई एक मैच में 100 कर भी दे, क्योंकि अब अगला मैच भी फैसलाबाद में ही है, इकबाल स्टेडियम। तो अब तो उसको और पिच समझ में आ गई है। जब जब साउथ अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियंस, इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि जब ये पिच को समझ लेते हैं ना, उसके बाद इनका असली गेम बाहर आता है। हम तो पहली दफा में कर जाते हैं ना जो कर रहे हैं, बाद में ये समझ के जो करते हैं ना, फिर वो हमारे हाथ नहीं आते। अगले मैच में बचना पड़ेगा पाकिस्तान को, ठीक है ना। बॉलिंग हमने अच्छी करके दिखा दी, और बैटिंग में हमने बता दिया कि हम कितने बुरे हैं और कितने बचकाना है। तो वो जो बचकानापन है ना, वो इसको एक्सप्लॉइट करेगी अगले मैच में साउथ अफ्रीका। तो खैर बहरहाल, अब इन दोनों पे आ जाता हूँ दोबारा। लॉन्ड्री प्रेटोरियस, ये फ्यूचर का ओडीआई का बहुत ग्रेट बैट्समैन बनने वाला है, ठीक है ना। टेस्ट में भी शायद बड़ा बैट्समैन बनेगा, T20 का आई एम नॉट श्योर, क्योंकि इसके स्ट्रोक्स हैं, ये हिटर नहीं है, पावर हिटर नहीं है, तो लेकिन पूरा प्लेयर है। तो ये एक मुझे अच्छा लगा। पूरा खेला आज ये, 46 बॉलों पे, 49 बॉलों पे इसने शायद 100 भी कर दिया था, तो 50 भी कर दिया था। तो अच्छा खेल रहा था। 98 पे जाके इनकी पहली विकेट गिरी है, जब साइम अयूब ने से आउट किया है ऑफ साइड पे। उसका बस एक शॉट मिस क्यों हुआ, थोड़ा सा बॉल शाम के वक्त ना जाके हल्का सा टर्न लेना शुरू कर दिया था बॉल ने। जब शाम हुई है, दिन ढला है, तो बॉल ने हल्का सा मूवमेंट ज्यादा लिया, बस उसकी रेंज से थोड़ा सा आउट हुआ है शॉट, उसने कैच दे दिया पॉइंट पे। तो ये आउट हुआ। उसके बाद फिर नसीम शाह ने क्विंटन डिकॉक को बड़ा अच्छा बोल्ड मारा। मैंने कहा ना, दिन ढला, थोड़ा सा बॉल अच्छा होना शुरू हो गया था पिच का, फिर बॉलर्स को सपोर्ट आहिस्ता आहिस्ता पूरे दिन आती रही, थोड़े थोड़ा करके। फिर टोनी डिजोर्जी को कैच किया साइम अयूब ने, ये आउट हो गया। अच्छा, इसके बाद फिर मैथ्यू ब्रेट्सकी आया, और ये जिनका बॉलर विकेट कीपर है वैसे तो, लेकिन एज अ बैट्समैन खेल रहा था, केशिल है।
इन लोगों ने मैथ्यू ब्रेट्सकी और कशिले ने एक छोटी सी पार्टनरशिप आगे लगाई, ठीक है। कशिले फिर आउट हो गया मोहम्मद नवाज की बॉल पे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, यस, पॉइंट पे आउट हो गया था। और उसके बाद मैथ्यू ब्रेट्सकी अच्छा तो खेल रहा था, लेकिन अच्छा एक इसके बाद फिर डोनोवन फेरेरा आउट हुआ। डोनोवन फेरेरा को किसने आउट किया था? अबरार अहमद ने आउट किया था। आगे खेल दिया था उसने, हवा में खेल रहा था। ये अभी भी T20 मोड में चल रहा है भाई, इसके जहन से लीग्स नहीं निकल रही, ना T20 निकल रही है ना लीग निकल रही है। ये बॉलिंग भी लीग की तरह कर रहा है, ये बैटिंग भी जो है वो लीग की तरह ही कर रहा है। चाहे बॉल इतना मूव कर रहा हो, इतना कर रहा हो, इतना सपोर्ट हो, इतना सपोर्ट हो, इस बंदे को फर्क नहीं पड़ रहा। ये अपनी गेम में लगा हुआ है। इस वजह से ये टोटल फेलियर साबित हो रहा हूँ। वेरी अनलाइक साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स, जो कि पिच पिच को रीड करते हैं, कैलकुलेटेड खेलते हैं, मारते हैं लेकिन कैलकुलेटेड खेलते हैं। ये मुझे किसी भी कैलकुलेशन से खेलने वाला प्लेयर नहीं लगा भाई। ये बस अपनी धुन में मारने वाला प्लेयर है, और इसी वजह से फेल हो रहा है ये। तो डोनोवन फेरेरा आउट हुआ। उसके बाद फिर मैथ्यू ब्रेट्सकी को एक, मेरा ख्याल है 32 या 31 रन पे नसीम शाह ने बोल्ड मार दिया था। उसके बाद इसने 42 रन किए, यानी अभी कहो तकरीबन 8 से 10 रन इसने और एक्स्ट्रा बनाए हैं, जो वो नो बॉल की वजह से हुए। बोल्ड मारा लेकिन नो बॉल हो गई, तो वो नो बॉल होने की वजह से इसको फिर दोबारा जारी बात है बॉल करके उसको आउट करना पड़ा। आउट इसी ने किया, लेकिन नहीं, मैथ्यू ब्रेट्सकी को आउट किया है अबरार अहमद ने, ठीक है ना। और उसके बाद जो है वो जॉर्ज लिंडे को आउट किया नसीम शाह ने, वो उसका एज निकला। नसीम शाह ने उसको आउट किया। अबरार अहमद ने उसको, मैथ्यू ब्रेट्सकी को भी आउट किया, और उसके बाद एक जो है उसने और आउट किया था, वो था बियॉन फोर्टेन, तो इनका स्पिनर है, उस पर उसका हैट्रिक चांस भी बन गया था। तो ये भी एक अच्छी चीज थी कि वो हैट्रिक पे आ गया था, और फिर हैट्रिक वाली बॉल बस वो एज हो गई, वरना वो हैट्रिक भी पूरी हो गई थी। तो एक तरीके से 3 आउट किए हैं अबरार ने, तो उसकी भी अच्छी बॉलिंग हुई है। और जो भी चेंजेस आए हैं ना पूरे मैच में, वो सारे के सारे आए हैं दिन खत्म होने के बाद। जब दिन ढलना शुरू हुआ है ना, थोड़ा शाम हुई है, ठंडा मौसम आया है, उसके बाद ये सारी जो है ना चीजें विकेट पे होना शुरू हुई हैं। शुरू में शाहिन शाह अफरीदी भी बहुत पिटा, बाद में आके उसने जो है, पहले लिजार्ड विलियम्स को उसने आउट किया, सॉरी, पहले कॉर्बिन बॉश को उसने आउट किया शाहिन शाह अफरीदी ने, और फिर लिजार्ड विलियम्स को नसीम शाह ने आउट मारा। कॉर्बिन बॉश बहुत जबरदस्त खेल रहा था, 41 रन बनाया उसने। उसने एक ओवर में कोई 2 चौके मारे थे, और एक अच्छा ओवर जो है वो शाहिन शाह अफरीदी को मारा था बहुत ज्यादा। उसके बाद जो शाहिन शाह अफरीदी ने अगला ओवर किया ना, उसे बल्ले हुए बॉल भी नहीं रखने दी उसने। मुझे बहुत अच्छा लगती है ये चीज शाहिन शाह अफरीदी की, कि ये एक ऐसा ही एक वाहिद प्लेयर है हमारी टीम में जो चैलेंज लेता है। बाकी हमारे सारे जो ना स्किल, टेक्निक, पिच, वेदर, बॉलर यूं यूं चलते हैं। वो एक वाहिद बॉलर है जो अड़ लेके खेलता है। उसने ये अड़ ले ली थी उसके साथ कि तूने मुझे पिछले ओवर में मारा है, इस ओवर में मार के दिखा। नजर आ रहा था साहब, और उसको एक बॉल बल्ले पे नहीं रखने दी उसने। अगले ओवर में 1 रन बनाया लास्ट बॉल पे उसने सिर्फ, और ताकि वो दोबारा स्ट्राइक पे आ जाए, वरना 0-0-0-0-0-1 ये ऐसा ओवर निकला उसका। और इससे एक ओवर पहले 12-14 रन मार चुका था वो शाहिन अफरीदी को। तो फिर उसके बाद जो अगला ओवर आया, उसमें उसने शाहिन शाह अफरीदी ने इसको, ये स्वीप मारने जा रहा था, बीच में से बॉल निकला और बॉल मार दिया उसको। तो उसने अपना बलदा पूरा कर दिया कि भाई तूने मुझे मारा, मैंने तुझे आउट कर दिया। ये जो एक लड़ने की जो जो बदला लेने वाली या जैसे अड़ लगाने वाली जो चीज है ना, ये आपको इस टीम में सिर्फ शाहिन अफरीदी में नजर आती है। यहाँ तक कि हारिस रऊफ में भी ये चीज नहीं है। हारिस रऊफ को भी अगर शॉट्स लगने शुरू हो जाए ना, और उनको चक्के चौके लगते हैं, तो वो बचने की करता है, वो अड़ नहीं लेता। अड़ सिर्फ एक ही बैट बॉलर लेता है, वो है शाहिन शाह अफरीदी हमारे पास। तो ये तो एक पॉजिटिव चीज है उसकी। पहले कप्तानी का मैच था, उसने अच्छी बॉलिंग भी करके दिखाई है। एंड में उसे विकेट मिली, लेकिन आप अगर उसकी ओवरऑल बॉलिंग देखो और जैसे उसने खत्म किया है ना, बहुत अच्छी बॉलिंग की। एक वक्त 30 ओवर में मेरे ख्याल है 170 के आसपास स्कोर हो गया था, और कोई 4 आउट थे शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, अगर मैं स्कोर चेक कर लूँ। हाँ, 4 आउट थे, 191 पे 4, चौथा आउट हुआ है। तो 191, 180 के आसपास का स्कोर था, और इनके कोई 3 या 4 आउट थे। और उस वक्त कमेंटेटर्स ये कह रहे थे कि अगर 30 ओवर में 170 पे खड़े हुए, तो आप यहाँ से कर लोगे
अगर ये 7 रन पर ओवर भी जाते हैं तो 300 तो गया, ठीक है ना। 7 रन पर ओवर, 3 आउट हुए हैं, 7 विकेटें हाथ में है, कौन ये एक्सपेक्ट करेगा कि 7 रन नहीं बन सकते। तो उस कंपैरिजन से अगर आप देखो तो पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग करके इनको वापस पुल किया है। और 49 ओवर्स में पूरी टीम का खत्म, यानी इसका मतलब ये है पूरे ओवर खेले बगैर अगर उनको ले गए ना आप, तो ये जो टीम पूरे ओवर नहीं खेलती, ठीक है ना, वो 90% मैच दे देती है दूसरी तरफ, ठीक है। तो इन्होंने जो सबसे बड़ी गलती करी ना वो ये करी कि इन्होंने ओवर भी पूरे नहीं खेले। शायद अगर ओवर पूरे खेल जाते और 2 4 5 सिंगल ही ले जाते तो हमने तो जैसी बैटिंग की हमसे तो नहीं बनना था, हम तो फंस गए थे अगर 5 रन भी ज्यादा होते तो ये एक बहुत समझने की चीज है कि यार ऑल आउट नहीं होना चाहिए कभी भी, और ओवर्स पूरे खेलने चाहिए। चाहे आप कम स्कोर लगाओ लेकिन ओवर खेलना बड़ा जरूरी होता है। आज साउथ अफ्रीका हारा इस वजह से है कि इनकी बैटिंग पूरी नहीं गई। शायद अगर ये थोड़ा सा एक आधा ओवर और खींच लेते ना और 50 ओवर पूरे खेले थे, क्या है 49.1 तो था ना, 4 बॉलें और थी, 5 बॉलें, 4 5 बॉलों पे 3 4 सिंगल कर लेते, हमें मुसीबत पड़ जाती इस मैच की। तो थोड़ी सी गलती यहाँ पे साउथ अफ्रीका से भी हुई है कि बैटिंग पूरी नहीं कर सके। अच्छा, बॉलिंग में अगर आप हमारा देखो तो शाहिन शाह अफरीदी 10 रन, 10 ओवर, 55 रन, 1 आउट, 5.5 की इकोनॉमी, ठीक है मेरे हिसाब से, मैं इसको कोई गलत नहीं बोलूंगा। नसीम शाह कम हो सकती थी लेकिन ठीक है, फास्ट बॉलर पिट ही रहे थे, सारे ही पिट रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं है। नसीम शाह 9 ओवर, 40 रन, 3 आउट, इसने बहुत अच्छा कमबैक किया, बहुत अच्छी बॉल, क्योंकि पहले तो 98 रन जब पड़े हैं तो शुरू में तो दोनों को विकेटें नहीं मिली ना, उसके बाद आगे 3 आउट कर लेना, मैं तो अच्छी बॉलिंग ही बोलूंगा उसको। 4.5 का इकोनॉमी सही है। और उसके बाद सलमान अली आ गया, 3 ओवर लिए उसने, 10 रन पड़े, तो ये थोड़ा सा वीक लिंक साबित हुआ। अबरार अहमद 9 ओवर, 3 आउट और तकरीबन 55 53 रन पड़े। अच्छा, इसके बारे में एक राय ये भी बन रही है कि जी वो इसने शुरू में विकेट नहीं ले रहा और ये कह रहा, देखो ओवरऑल आपको एंड में ना टोटल स्टैट्स, ओडीआई में ये नहीं होता कि आप देखते हैं कि जी यहाँ आपकी जरूरत थी या वहाँ आपकी जरूरत, ओवरऑल ओडीआई में ओवरऑल इम्पैक्ट देखा जाता है। पूरे ओवर्स करने के बाद आपने क्या किया, पूरे ओवर्स करने के बाद उसने 3 विकेटें निकाली हैं और 5.5 पौने 6 की इकोनॉमी से पिटा है। तो पिटने में शायद ज्यादा हो गया लेकिन उसने 3 आउट आपको करके दिए हैं। अब ये भी बोलोगे आपके जी नीचे क्या आउट किया, तो भाई पहले तो उनका कप्तान खाया उसने सबसे इम्पोर्टेंट विकेट। और दूसरी चीज ये है कि उसने फिर दूसरा जो आउट किया है ना, उससे जब 2 आउट एक साथ हो जाते हैं ना 2 बॉलों पे, कमर टूट जाती है। कोई भी टीम हो, कोई भी मैच हो, T20 भी बेशक हो, जब 2 बॉलों पे 2 आउट होते हैं ना, कमर टूट जाती है, कितनी भी बड़ी टीम हो। तो उसने ये किया, उनकी जो टेल जल्दी गई है ना, तो पूरे ओवर नहीं खेल सके, उसकी वजह अबरार की 2 विकेटें हैं भाई। तो कोई ये ना बोले कि यार अबरार ने जो है वो बॉलिंग अच्छी नहीं करी और वो ज्यादा पिट गया और पिट गया, पिटना विटना कुछ नहीं होता भाई, ओवरऑल इम्पैक्ट होता है। ओवरऑल इम्पैक्ट का मतलब आप किसी फेज में पिटते हैं तो आप किसी फेज में वापस आके उसे कवर भी करते हैं। ये T20 नहीं है कि आपने चारों ओवर अच्छे करने हैं। इसमें होता है कि आपके 2 ओवर 4 ओवर अच्छे बुरे चले गए, आप कम बैक करते हैं अगले 4 ओवरों में और उसको एक ओवरऑल अगर अच्छी बॉलिंग कर गए तो आपको एक अच्छा बॉलर माना जाता है। ओडीआई में ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाती है। कभी किसी फेज में आप पिटोगे, किसी फेज में आप वापस आके विकेटें भी लोगे, एंड में पूरे स्टैट्स देखे जाते हैं। और पूरे स्टैट्स जो है वो अबरार के मुझे बिल्कुल सही लगे, मुझे अबरार की प्रो बॉलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। तो वेल डन अबरार, मेरी तरफ से तो भाई गुड गुड बॉलिंग है। अच्छा, आज के मैच को जो टर्न अराउंड किया है ना, क्योंकि 98 पे जब एक भी विकेट नहीं गिरी थी, तो सबसे जो ब्रेक थ्रू निकाल के दिया पहला, वो उसने निकाल के दिया जो हमारा सबसे बड़ा बॉलर है, उसका नाम है साइम अयूब। साइम अयूब बॉलर बन गया भाई। साइम अयूब मोहम्मद हफीज बन चुका। अब वो 2 आउट करता है, वो 30 40 रन 50 रन करता है, कोई उसको पर ये जिम्मेदारी भी नहीं डालता कि भाई आपने ऊपर जाके 100 करना था, क्या हुआ 100 नहीं किया आपने, कोई नहीं सवाल करता उससे, क्योंकि अब वो एक प्रॉपर ऑलराउंडर बन चुका। अब आप उसे बाय डेस्टिनी बोलो या बाय लक बोलो या जो भी बोलो, मतलब ये नहीं हो सकता कि यार एक बंदा रेगुलर आके हर मैच में 2 3 आउट कर लेता है, वो मजाक है क्या, ये तो पूरी बॉलिंग कर रहा है यार, ये कहीं से भी अब एक ऑप्शनल बॉलर नहीं बना। 8 ओवर निकलवा दिए उससे हमने भाई, 8 ओवर निकालने वाला बॉलर जो है वो कोई हल्का बॉलर होगा। मोहम्मद अवाज ने 10 ओवर किए, 45 रन दिए, 1 आउट किया, 4.5 की इकोनॉमी।
तो 4.5 5 ये ठीक है, क्योंकि आपने स्कोर ही 262 तक खाया है, तो 5 तक भी ठीक है, कोई ऐसी नहीं है। 5 5.5 तक भी ठीक है, मैं तो यहाँ तक भी बोलूंगा। हाँ, उसके ऊपर जो गया है थोड़ा बहुत, उसको आप कह सकते हो थोड़ा मसला था। सलमान अली अगर 10 पे चला गया, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा प्रॉब्लम कह सकते हो। लेकिन वैसे अगर आप ओवरऑल देखो, तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। किसी भी टीम को, मैं आगे कह रहा हूँ ना, ओवरऑल इम्पैक्ट देखना पड़ता है। सब कुछ बॉलिंग पे नहीं डालना भाई, कुछ बैटिंग में भी करना है। अगर आप एक ओवरऑल इम्पैक्ट देखो, तो किसी एक टीम को अगर आपने 50 ओवर नहीं खेलने दिए, ये बाय एनी मीन्स एक अच्छी बॉलिंग समझी जाएगी। ठीक है ना? स्पेशली जब आप 30 ओवर पे सिर्फ 3 आउट पे खड़े हो और 170 रन लग चुके हैं। कोई भी नहीं सोच सकता कि यार ये 280 290 से कम का स्कोर होगा या 300 से कम का स्कोर होगा। 130 रन बनाना क्या मुश्किल है, 7 बैट्समैन साथ हैं आपके। लेकिन वहां से पुल बैक कर देना बहुत जबरदस्त बॉलिंग है। ठीक है, उनकी हल्की टीम है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बॉलिंग बोलूंगा मैं। बॉलिंग में मेरी तरफ से 0 कंप्लेंट्स है। ठीक है, पिटे पर कम बैक किया, ये अच्छी बॉलिंग की निशानी होती है। तो अगर पिटते ही रहते तो फिर मैं मानता, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छे कॉल्स दिए आज, उसको एक क्रेडिट देना पड़ेगा। उसने ये चीज भी रीड करी कि किस वक्त कौन सा बॉलर ज्यादा वर्क कर रहा है। साइम अयूब की बॉलिंग अच्छी जा रही थी, करवा दी भाई 8 ओवर। इसे स्मार्ट बॉलिंग कहते हैं। यही हम एक्सपेक्ट करते हैं कप्तान से, कि भाई अगर एक बॉलर अच्छा कर रहा है, तो बिला वजह दूसरे बॉलर का कोटा ना पूरा करो। आपका एक बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है, वो आपको रिजल्ट दे रहा है, कंटिन्यू कर जाओ उससे, कोई मसला नहीं है यार, होगा पार्ट टाइमर वो। अगर वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है, करो उससे बॉलिंग। तो आपने ये अच्छी चीज करी है, इसके लिए भी आपको वेल डन। अच्छा, उसके बाद फिर हम जब पाकिस्तान की बैटिंग शुरू हुई है, तो आज फखर जमान और साइम अयूब अपने टच में नजर आए। दोनों ने बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट लिया जैसा कि साउथ अफ्रीका ने अपने ओपनर से स्टार्ट लिया था, धड़ाधड़ मारना शुरू करा। लेकिन दोनों ने जब मारना शुरू करा, तो मेरा ख्याल है हमारी पहली विकेट 88 पे गिरी है। हाँ, 87 पे गिरी है। तो 87 पे जब हमारी पहली विकेट गिरी है ना, तो वो भी स्पिन पर ही गिरी। इससे आप ये समझो कि फास्ट बॉलर दोनों 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 तरफ, दोनों बैटिंग में पहले के 2 बॉलर दोनों तरफ से पिट गए। और उसके बाद स्पिनर ने आगे गेम चेंज किया है, इधर भी और हमारी तरफ, हमारी बारी में भी स्पिनर ने गेम चेंज किया था। पहले हमारा साइम अयूब आउट हुआ, लेकिन साइम अयूब ने आज जो शॉट्स खेले हैं ना, उस पर मैं जरा स्पेशल बात करना चाहता हूँ। शायम अयूब के आज सारे शॉट्स क्रिकेटिंग शॉट्स थे। क्रिकेटिंग शॉट से मेरा क्या मतलब, ऑफ का बॉल आया, ऑफ पे खेला है, कट का बॉल आया, कट मारा, मिड ऑन पे आया, मिड ऑन पे खेल दिया, और यहाँ पर आई तो इधर पुल कर दिया। उसके पूरे शॉट्स क्रिकेटिंग शॉट्स से कोई भी शॉट ऐसा नहीं था जिसमें वो कुछ एक्स्ट्रा मारने की ट्राई कर रहा हो। ठीक है भाई, तेरे से हम यही एक्सपेक्ट करते हैं T20 में। तू इतना ही कर लेगा तो तेरा स्ट्राइक रेट 150 हो जाएगा भाई। तू वो बड़े प्लेयर नहीं है जिसे अपनी स्किन से बाहर निकल के मारना पड़ेगा। आपको शॉट्स नेचुरली मिलते हैं। जो आज आपने किया, यही आपको T20 में करना होगा। हाँ, थोड़ी बॉलें शायद कम लेनी होंगी, लेकिन आप अपने क्रिकेटिंग शॉट्स पे जाओगे तो आप वैसे ही रन कर जाओगे। ठीक है ना? आपको हवा में तनाने की जरूरत नहीं है। अलग अलग प्लेयर्स की टाइप होती है, आपकी टाइप डिफरेंट है। आपकी टाइप ये है जो आज आपने किया है। ठीक है ना? आप क्रिकेटिंग शॉट ज्यादा बेहतर खेलते हो, वही इतनी जोर के लगते हैं, वही इतना तेज जाते हैं बाउंड्री पे, कि जरूरत नहीं है भैया मैन्युफैक्चर करने की शॉट्स। यार इधर उधर आगे, पिछले T20 में जैसे आगे बढ़ के मारा और कैच दे दिया, आज विकेट में खड़े होके खेल लेते ना क्रिकेटिंग शॉट्स, लग गए सारे शॉट्स। अच्छा बॉल पड़ गया, आउट हो गया, वो अलग चीज है। लेकिन आज आप अपनी क्रीज में खड़े होके बॉल को उसके मेरिट पे खेल लेते ना, लग रहे थे। यही चीज आपको T20 में करनी है भाई। कुछ नई चीज करने की जरूरत नहीं है। आप वैसे ही पूरा सही प्लेयर हो, कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं किया करो T20 में। जो यही यहाँ कर रहे हो वही वहां करो। ठीक है ना? थोड़ा सा आपको डॉट बॉल्स कम लेनी होंगी। उसके उसके अलावा अपने क्रिकेटिंग शॉट्स वैसे ही खेलो जैसे ओडीआई में खेलते हो। जमीन पे शॉट्स खेलो। मिड ऑन पे बॉल आई, मिड ऑन पे ऊपर से खेल दिया आपने, ठीक है, कोई बात नहीं। मिड ऑन पे बॉल आई थी ना, क्या आपने आगे निकल के मारा? नहीं, बॉल को चाहिए, बॉल को उसकी मेरिट पे मार दिया। तो बॉल की मेरिट पे खेलो भाई। आप इतना ही कर लोगे, पाकिस्तान का बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये खास तौर पे आपकी ये बात करना जरूरी थी। 39 पे आउट हुआ साइम अयूब, और फखर जमान जो है वो 45 पे आउट हुआ।
45 पे अगेन मैं यही बोलूंगा यार, फखर जमान आगे निकल के मार जैसे चार्ज कर रहा था, मुझे फिर वही लग रहा था क्या 10 ओवर में 60 बॉलों पे 100 रन चाहिए थे। लग यही रहा था भाई, जब आप मारने निकले हो, जब आप सेट हो गए हो, आपने एक छक्का भी मार लिया है, आपके बॉल मिडल भी हो रहा है, ठीक है, तो भाई आप सिंगल डबल करके बाबर के साथ 5 ओवर पार्टनरशिप बना लेते। 5 ओवर में आप पहुंच जाते 60-70 पे। समझ रहे हो ना? कोई जरूरत नहीं थी इतनी चांसेस लेने की, जितने चांसेस आपने अपने सर पे सवार कर लिए थे, कोई इतनी जरूरत नहीं थी। बाबर भी थोड़ा सेट हो जाता, आप भी थोड़ा सेट हो जाता, थोड़ा सा इनिंग को लंबा तो करो यार। ठीक है भाई मारो, मगर ये तो जरूरी नहीं है कि हर ओवर में जाके एक छक्का मारना है, हर ओवर में जाके एक छक्का मारना है। अगर एक ओवर में एक छक्का मार भी लिया है तो दूसरा ओवर सिंगल डबल करके निकाल लो, ग्राउंड पे खेल लो। अगर ग्राउंड पे नहीं खेल सकते तो जो बॉल, सही बॉल जो आना है उसका इंतजार कर लो, उस पर मार लो। तो मैं सिर्फ ये बात क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब कोई क्रंच मैचेस आते हैं ना, जैसे इंडिया से पड़ गया हमारा कोई मैच या ऑस्ट्रेलिया से पड़ गया, उस वक्त हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हमारा सीनियर प्लेयर सीनियर्स की तरह खेले। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप आके मारने 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 में आउट हो जाते हो। ये तो एक न्यू कमिंग प्लेयर होता है यार, जो कि कहता है मैं अपनी गेम खेलूंगा, आउट हो गया तो हो गया। जिम्मेदारी भी तो लेनी है आपने यार। जब आप 40-45 पे चले गए हो, क्या आपके जहन में ये नहीं आता कि मैं मैच को तो यार थोड़ा सा क्लोज ले जाऊं और बॉल को मेरिट पे मारूंगा, मिल गया तो मिल गया, खुद से बनाने नहीं जाऊंगा शॉट। आप जिस बॉल पे निकल के मारने गए थे, ये खुद से बनाने गए थे आप शॉट। समझ रहे हो ना? अगर बॉल मुंह पे मिली होती, फिर बेशक आगे बढ़ के मार देते, कोई मसला नहीं था। इतना दूर बॉल पड़ा है, वो जान के दूर कर रहा था कि आप निकलो और आपका शॉट जो है मिस टाइम। तो इतनी तो अकल अब आप भी रखो भाई, कि सबको पता है कि आपके मुंह में बॉल आएगी तो आप छक्का मार दोगे, तो लिहाजा थोड़ा सा पीछे खींच के देगा, ये तो पीछे खींच के देगा तो आप उसको उसके हिसाब से खेलो। तो मैं कहने का मकसद सिर्फ बात करने का इतना ये है कि यार देखो, ये नहीं हो सकता कि हमारे दो ओपनर सेट हो जाएं तो उसके बाद हम अभी अभी सब बात क्या कर रहे हैं, रिजवान और सलमान की आगा पे, कि जी उन पे जिम्मेदारी आती है। बिल्कुल ठीक बात है, जिम्मेदारी तो उन पे आती है, मैं ये बात नहीं कहता। मैच ना खत्म, जो सेट होता है उसे मैच खत्म करना चाहिए। लेकिन भाई सेट सिर्फ रिजवान और सलमान नहीं होते ना, सेट तो साइम और फाखर भी हुए थे, तो उन पे भी तो जिम्मेदारी आती है। हम उनको कहीं ना कहीं वो छोड़ देते हैं कि नहीं जी इन पे जिम्मेदारी नहीं आती। क्यों? क्या ओपनर जो है वो गेम को बिल्कुल एंड तक नहीं लेके जाते? किसने कह दिया भाई 50 ओवर का मैच है, लेकिन आप जिस तरह मार रहे थे, लग तो ये रहा था कि 10 ओवर बाद शायद खत्म हो जाएगा गेम। अभी गेम पड़ा हुआ है ये। फखर जमान आउट कौन से में ओवर में हुआ? 17वें ओवर में, 20 ओवर में। तो क्या 30 ओवर का मैच था जो 10 ओवर में खत्म हो जाएगा? आप जल्दी हो रही थी कि मैं जल्दी से मारूं और जल्दी से 100 करूं और मैच जीता। यार आप तो अगर 17वें ओवर तक खड़े थे, आप अगर 35वें ओवर तक भी चले जाते सिंगल डबल करके, तो पाकिस्तान तो सेफ था, स्टार्ट तो मिल गया था ना हमें। तो कभी कभी विकेट पे टिकना भी जरूरी होता है, ये आपको यार बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। इतने बड़े प्लेयर हो यार, लेकिन ये जी मैं तो अपने तरीके से ही खेलूंगा। भाई अपने तरीके से खेलोगे तो मैच मैच सिचुएशन भी तो, यही तो मसला है सारा, सब अपने तरीके से खेलेंगे। वो हसन नवाज भी आया, वो भी अपना तरीके से खेल रहा है। अपना तरीका तरीका कुछ नहीं होता भाई, मैच सिचुएशन होती है। आपका तरीका होगा, लेकिन मैच सिचुएशन पहले है। ये नहीं मेरा तरीका तो ये है, ये क्या होता है यार, ये तो बच्चों का तरीका, और आप बच्चों वाली ये हरकतें करते हो सेट होने के बाद यार। हम एक्सपेक्ट करते हैं आप बड़ी इनिंग लेके जाओ, 80-90 100 करो यार। फखर जमान को 40-45 का प्लेयर है, इंडिया के खिलाफ भी 40-45 करके आउट हो गए, सेट हो गया, आउट हो गए। पता नहीं क्या तरीका है यार, ये तो नहीं एक्सपेक्ट करते हम यार फखर जमान से। एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करता था यार, अगर स्टार्ट मिल गया आपको जाना है लंबा। ये हमारे सारे नीचे के नल्ले बैट्समैन है भाई, आपकी जरूरत है आप बड़ी इनिंग लेके जाओ। आप भी 40-45 पे खिसक जाते हो यार। और साइम से तो कोई सवाल इसलिए नहीं करता क्योंकि वो नीचे 2 विकेट ले लेते हैं। अबे भाई तूने 2 विकेट ले ली तो हम पे एहसान कर दिया क्या? तेरा काम है 80-90 100 रन करना यार, 100-80-90 कर। ये थोड़ी कि 40 रन कर दिए, 2 विकेट ले ली, ठीक है भाई मेरी तो मैं हो गई परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस मेरी ठीक है। ये तो नहीं है। तो बहरहाल ये हो गई कहानी। उसके बाद फिर आ जाओ आपका रिजवान और सलमान अली आगा। बाबर आजम आउट हुआ, बड़ा अनफॉर्चुनेट आउट हुआ, लेकिन भाई आपकी वीकनेस भी जो ना अब दुनिया ने पकड़ ली है, ठीक है ना? जब विकेट बिल्कुल प्लेसड होता है, सीधा सीधा होता है, तो कोई भी बॉलर, कोई भी टीम आके आपके खिलाफ सिर्फ एक लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा देती है और आपकी गेम ओवर हो जाती है। खुदा के वास्ते इसको समझ लो यार,
कैसे हो सकता है कि एक ही तरीके से एक ही प्लान पे आप हर बार विकेट देके चले जाते हो यार, ये तो एक एम्बेरसमेंट है एक तरीके से कि हर बार आपको एक ही तरीके से, भाई चलो अलग तरीके से आउट हो जाओ, बोल्ड हो जाओ, कैच दे दो, वो अलग चीज है। एक ही तरीके से बार बार आउट हो रहे हो यार, समझो इस चीज को। आप जिस कैलिबर के प्लेयर हो, पूरा स्टेडियम में से लोग जाना शुरू हो गए आपके एक आउट होने की वजह से, और आप वही आउट हो रहे हो बार बार जो आप हर बार होते हो। एम्बेरसमेंट है ये यार, आपके लेवल के प्लेयर के लिए एम्बेरसमेंट है। खैर उसके बाद फिर रिजवान और सलमान अली आ गए, इन्होंने अच्छी इनिंग बिल्ड करी। बट देन अगेन बात वही आती है, जब खत्म करने वाली बात आती है ना, तो सबके अंदर पेट्रोल, ऐसा लगता है कि पेट्रोल खत्म होना शुरू हो गया इनके अंदर। लिटरली ऐसा लगता है पेट्रोल खत्म हो गया। भाई क्या ऐसा मसला हो गया कि तब तुमने 100 रन मिलके बना लिए, उसके बाद अगले 50 रन और नहीं बन रहे तुमसे। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि क्यों आप ये कई प्रेशर ले जाते हैं दिमाग में, ये क्या है ऐसा कि अच्छा जी हमको मैच के करीब जा रहे हैं, लिहाजा हम या तो स्लो हो जाएंगे या तो हम मारेंगे और विकेट दे देंगे। ये कोई मैच का प्रेशर है क्या? ऐसी चीज है जो, ये सारा प्रेशर इनिंग में तो 50 रन करते हुए तो फील नहीं हुआ, तब तक तो बिल्कुल ठीक खेल रहे थे। फिर क्या हुआ, एकदम से बल्ला, रिजवान ने जो बल्ला यूं चलाया, ऐसा लगा कि यार अब मुझे लाइसेंस है, अब मैं मार सकता हूँ। तो भाई मार तो सकते हो, लेकिन तुमने जगह पे भी तो मारना है। और अगर नहीं मार सकते तो इसी इनिंग को आगे ले जाओ, हमें नहीं जरूरत है कि आप मारो, क्योंकि नीचे वाले कोई बैट्समैन नहीं है यार इस लायक। तो अजीब, मतलब यार समझ से बाहर है, मैच खत्म नहीं कर रहे यार, 6-6 8-8 10-10 साल खेले हुए प्लेयर हैं यार, और मैच को 8वीं विकेट तक पहुंचा देते हैं। तकलीफ दे रहे हो आप एज अ व्यूअर हमको। सलमान अली आगा मैन ऑफ द मैच बना, उसने भी बहुत अच्छी इनिंग खेली। अगेन वही वाली बात है कि जी मैं अरे भाई अब तुमसे हिटिंग नहीं होती है तो नीचे ग्राउंड शॉट स्वीप खेल दो, कवर्स में खेल दो, नीचे खेल दो, गैप्स में खेल दो, सीधा जा रहे हो छक्का यार। फास्ट बॉलर पर छक्का तुमसे कभी जिंदगी में लगा? अच्छा फास्ट बॉलर पर छक्का, जो आज छक्का मारने जा रहे हो फास्ट बॉलर पे यार। खैर फिर हुसैन तलत आया, हुसैन तलत ने भी यही काम किया, क्योंकि हुसैन तलत के बारे में स्पेशली ये बात कहनी पड़ेगी कि एक मैच इसने श्रीलंका के खिलाफ हमें एशिया कप में जिताया था, ठीक है ना, जहां पर खड़े होने की जरूरत थी वाकई, और इसने हरनवाज के साथ एक बहुत अच्छी नॉक खेली और मैच खत्म किया। इमेजिन करे जरा थोड़ी देर के लिए हुसैन तलत कि आज का गेम अगर हुसैन तलत खत्म करके सलमान अली आगा आउट हो जाता और हुसैन तलत खत्म करके आता, तो क्या हुसैन तलत ये सोच सकता है कि इसको कभी ओडीआई से बिठाया जा सकता था? आज हुसैन तलत की इनिंग खत्म होने के बाद क्या बात हो रही है, ये बात समझ लेना। यह बहुत अच्छी इनिंग खेली, बड़ी मुनासिब रीजनेबल नॉक खेली, हाँ यार ठीक खेला, ये बात हो रही है। अगर आप मैच में नॉट आउट खड़े होकर मैच खत्म करके आ जाते, देखो ये अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिलती दोस्त। तुम्हारे पीछे कोई नहीं है, खुदा के वास्ते समझो, तुम्हारे पीछे सिर्फ परफॉर्मेंस है और अपॉर्चुनिटीज गिनी चुनी है। ये अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिलती, जब आपको मिल गई थी तो आपको मैच खत्म करके आना चाहिए। अगर आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, डेवलप करो, वरना खत्म हो जाओगे आप ज्यादा टाइम के नहीं हो, ये बात ध्यान में रखना। आप शाहीन शाह अफरीदी नहीं हो, आप साइम अयूब नहीं हो, आप बाबर आजम नहीं हो, आप रिजवान नहीं हो, इतना आपको कोई लंबा लेके जाएगा नहीं, ये ध्यान में रख लेना। अपनी रेपुटेशन बिल्ड करनी थी आज आपको मैच खत्म करके। फर्ज कर लो ये मैच आपने खत्म कर दिया होता, आपके तो क्रेडिट पे 2 मैचेस आ जाते जो अकेले आपने खत्म किए। एक साल के अंदर 3 महीने के अंदर 2 मैचेस जो एक बंदे ने खुद खत्म किए हो, नॉट आउट आके, बाहर होता है वो किसी टीम से क्या? आप ओडीआई से कभी बाहर नहीं हो सकते थे भाई, लेकिन आज हो जाओगे। अब हो सकते हो, क्यों हो सकते हो? क्योंकि मैच खत्म नहीं करके आए। कितनी बार ये अपॉर्चुनिटीज छोड़ोगे भाई? मुझे अफसोस इसलिए होता है क्योंकि आप एक हार्ड वर्किंग क्रिकेटर हो, सपोर्ट करना चाहते हैं। हसन नवाज से अरबों खरबों गुना बेहतर प्लेयर हो, जो उसके ऊपर आपको लिया जाता है, आपके ऊपर उसको लिया जाता है। गलती करते हैं, लेकिन यार अपॉर्चुनिटीज का बेड़ा गर्क ऐसे ना करो ना यार। आपका कसूर यहाँ है कि आप एक मैच विनिंग नॉक को एक एवरेज बना के चले जाते हो। भाई जब आपने एवरेज बैटिंग कर ली थी तो उसको एंड में ले जाकर खत्म कौन करेगा? खत्म नसीम शाह करेगा। तो ये आप अब इससे पाकिस्तान का तो जो होगा सो होगा, छोड़ो। आपकी अपॉर्चुनिटी जाया हो रही है, ये बात ध्यान में बिठा लेना। पीएसएल में तो कभी आओगे नहीं आप, या आओगे तो ऐसी छोटी मोटी नॉक्स खेलोगे। आप पीएसएल की T20 के अच्छे प्लेयर नहीं हो। T20 में आप दोबारा
पाकिस्तान के लिए कभी खेलोगे नहीं। अब रिले दे के आपके पास एक ओडीआई का फॉर्मेट बड़ा, टेस्ट में भी मुझे नहीं लगता कभी चांस मिलेगा। ओडीआई में ले दे के एक चांस बचा है, और उस चांस का क्या बेड़ा गर्क किया आपने, आज देख लो। जब 22 रन कर लिए थे तो यार 15 रन खत्म कर, 15-20 रन बना के मैच नहीं खत्म कर सकते थे। तो अपॉर्चुनिटी जाया कर रहे हो, अपने लिए बुरा कर रहे हो। पाकिस्तान के लिए मिल जाएंगे और प्लेयर, आप नहीं होगे, बस अपना सोच लेना। बहुत अफसोस होता है ये चीज देख के यार, मेहनत करके अपनी अपॉर्चुनिटी ऐसे थ्रो करते हो, क्या फायदा है इस तरह। खैर बहरहाल उसके बाद फिर नवाज आए, छक्का मारा एंड में, ये भी 1 रन पहले विकेट देके चले गए। पागल, मतलब जिसे बोलते हैं ना, जिसे बिल्कुल अक्ल से पैदल, बिल्कुल दिमाग अपना बेच के आ गए हैं ना, जिसे बोलते हैं। शाहीन शाफरी भी आधी विकेट तक आ गया कि अबे भाई तूने करना क्या है, तूने सिर्फ रोकना है और आगे भागना है सिंगल, ठीक है। तो रोकने में भी नहीं आया, बॉल को हल्का सा ऊपर कर दिया और पॉइंट पे गई। बॉल का क्या था मैं बता दूं, था ये असल में बॉल को पुश कर रहा था कि मैं पुश करके बस मैच विनिंग शॉट खेल लूं। एक तो ये मैच विनिंग शॉट है ना यार, ये हमारी जान ले लेगा किसी दिन। मैच विनिंग शॉट, ये हमें मार देगा किसी दिन। मैच विनिंग शॉट की जरूरत क्या थी भाई? आपकी बॉल अगर पॉइंट तक गई है, इसका मतलब ये आपने बल्ला पुश किया है। अगर आप अपनी लिमिट्स में रह के उसको आराम से ऐसे खेल के सिंगल भाग लेते, हो जाता सिंगल। लिमिट्स में रह के भाग लेते, ज्यादा ज्यादा क्या होता, बॉलर आके रन आउट की कोशिश करता। शाहीन शाफरी भी आधी पिच तक तो आ गया था, ये तो रन था। आपने हल्का सा सिर्फ रोकना था, भाग लेना था, जितना भी क्लोज होते फील्डर, रन था। और उसके बाद में आता हूँ एक ऐसे इंसान पे जिसके लिए मैं पाकिस्तान टीम से दुआ करता हूँ कि आप खुदा के वास्ते इस बंदे को टीम से निकालो यार। ये इसको T20 प्लान्स में रखो, वहां भी अगर ना चले तो बाहर कर देना, लेकिन ओडीआई से निकाल दो। हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ यार, हसन नवाज को टीम से बाहर कर दो, खुदा के वास्ते कर दो। क्योंकि जितना बुरा ये फंसा के जाता है ना, छठे या 7वें नंबर पे, इतना मैंने हिस्ट्री में कभी नहीं देखा कि कोई बैट्समैन इतना फंसा के जा रहा हो। हमारे सारे बैट्समैन फंसा के जाते हैं, मैं किसी को वो नहीं कर रहा, लेकिन सबकी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन आ जाती है। ये बंदा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा 6-7 नंबर पे। T20 में दे या ना दे वहां देख लेना भाई उसको, मैं तो वहां पे भी नहीं मानता उसे प्लेयर। लेकिन एटलीस्ट खुदा के वास्ते विदाउट एनी डोमेस्टिक रिकॉर्ड इसको ओडीआई से निकाल दो। हाथ जोड़ के बोलता हूँ भाई निकाल। अगले मैच में 100 भी करेगा ना, तो मेरी नजर में ये प्लेयर नहीं है। मेरी नजर में ये प्लेयर नहीं है। जिस बंदे को सिर्फ दो चीजें आती हो ना, या तो मैं रोक लूं या मैं मार दूं, बीच में कुछ नहीं है इसके पास। कट शॉट कभी देखा है इसको मारते हुए? स्वीप देखा है कभी मारते हुए? कभी मिड ऑन पे शॉट मारते हुए देखा है? सिर्फ एक चीज करता है, या तो रोक लेगा या निकल के मार देगा। अबे हम तो शाहिद अफरीदी पे इतना तपते थे कि यार शाहिद अफरीदी जो है वो हवा में बॉल तना के आउट हो जाता है, लेकिन उसके भी शॉट्स में कहीं ना कहीं सेंस होती थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मैच विनिंग नॉक्स खेल जाता था। 8-10 मैच में एक बड़ा मैच खेल जाता था वो पाकिस्तान के लिए। फिर पाकिस्तान चुप हो जाता था बिल्कुल कि यार क्या कर दिया इसने, एकदम से सबको शॉक कर देता था वो। यार तुम तो भाई, तुम्हें तो बैटिंग उसकी शॉट में शाहिद अफरीदी की फिर कहीं सेंस थी, तुम तो बिल्कुल समझदार नहीं हो यार, तुम कहीं से भी पूरे बैट्समैन नहीं हो। तो भाई मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ यार, किसी भी खुदा के वास्ते इस बंदे को बाहर कर दो यार, प्लीज बाहर कर दो यार इसको। इसकी जगह कोई प्लेयर ले आओ, इरफान खान न्याजी ले आओ, कोई ले आओ यार, इस बंदे को निकाल दो। ये ना काबिले बर्दाश्त हो रहा है मिडिल ऑर्डर में। अगर ये ओपनर है तो ओपनर और T20 में चांस दे देना। अगर इनका ये रीजन बनता है, PSL में मिडिल ऑर्डर में प्लेयर ऑफ द सीरीज बनते हैं, उसके बाद बोलते हैं जी हम तो ओपनर हैं। कमाल है यार, मतलब प्लेयर ऑफ द सीरीज क्यों लिया था भाई? तो PSL में बोल देते उसी वक्त कि मैं तो ओपनर हूँ, मैं तो नहीं खेलूंगा मिडिल ऑर्डर में। उस वक्त सारे फायदे उठा लिए क्योंकि पाकिस्तान टीम में आ रहे थे। अब मिडिल ऑर्डर में बैटिंग नहीं होती, स्पिनर का बॉल बाहर निकल रहा है, और बाहर निकलने बॉल पे हवा में निकल के आगे निकल के जो है शॉट मारते। बॉल की लाइन देख ले, कितना स्पिन हो रहा है वो देख ले, कुछ भी नहीं यार। इसको हमने इंडिया के खिलाफ खिलाया था, सही आउट हुआ था। नहीं खेल सकता यार, ये प्लेयर नहीं है भाई, इसको फारिग करो। उसके बाद में नसीम शाह ने एंड में आके बस एक जो है वो बैट पे खाई बॉल और उस पर सिंगल ले लिया। बाय द वे मैंने वो 3 या 4 दफा देखा है। मुझे नहीं पता अंपायर पाकिस्तान से था या कहाँ से था, मुझे नहीं पता, लेकिन उसने अगर ये रिव्यू में जाता ना, ये आउट था।
नसीम शाह का आखिरी वाली बॉल पे कॉर्बिन बॉश की आउट था, ठीक है ना। आप बच गए हो क्योंकि उनके रिव्यूज खत्म हो गए थे, वरना आप गए थे, मैं बता रहा हूँ गए थे। ये किस्मत हमारी अच्छी थी कि वो रिव्यूज खत्म कर दिए और स्नेक बियॉन्ड 14 ने सारे रिव्यूज जाया करा दिए। ये आउट था, जाके देख लो, बार बार हाइलाइट्स खोलो और 4-5 दफा जाके देखो, नसीम शाह आउट था। ये मैच फंस गया था, ठीक है ना। और जिम्मेदार जो है यही है सारे, हुसैन तलत, हसन नवाज, सलमान अली आगा, रिजवान, साइम, फखर, ये सारे के सारे जिम्मेदार हैं, किसी एक को नहीं डालूंगा। क्योंकि इन 6 में से क्या करना था, किसी एक ने ही तो मैच खत्म करना था, सबने थोड़ी करना होता है, एक बंदा खड़ा होता है। तो ये कैसे हो सकता है कि हर बंदा 40-50 40-50 40-50 कर लेता है और मैच खत्म करने वाला कोई प्लेयर नहीं बचता है एंड में। एंड में नसीम शाह खत्म कर रहा है मैच को। तो कहीं से भी ये कोई, मैं इस साफ सी बात है, बस इस चीज की खुशी है कि ठीक है 1-0 कर दिया, वरना कहीं से भी ये कोई दिल खुश करने वाली परफॉर्मेंस नहीं है, ये लानत वाली परफॉर्मेंस है। अगर मैं सच बात करूं, लानत वाली परफॉर्मेंस है ये। और दूसरी चीज एक और है जो मुझे डिस्कस करनी थी। ये तो मैच का हो गया, उसके बाद एक छोटा सा जो है ना पोस्ट मैच डिस्कशन होता है जो जैनब अब्बास के साथ अमूमन होता है, ग्राउंड के अंदर ही बैठ के ना। आमिर सोहेल होते हैं, रमीज राजा होता है और जैनब अब्बास वगैरह ये लोग बैठे होते हैं, इनके साथ एक प्लेयर ऐड हो जाता है। तो नसीम शाह आके पहले बैठा, तो नसीम शाह से जो है एक सवाल किया रमीज राजा ने कि ये क्या एक तो फीचर बन गया है, फीचर मतलब ये कि रेगुलर होना शुरू हो गया है, क्या मैच के क्लोज जाते हैं और धड़ 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 विकेटें दे दे के मैच को फंसा के निकल जाते हैं बॉलरों पे। तो ये क्या है, ये आपको क्या लगता है? तो नसीम शाह ने पता है क्या बोला? नसीम शाह ने सिर्फ ये नहीं बोला कि यार हमारे बैट्समैन गधे हैं, बस सिर्फ ये नहीं बोला, बाकी उसने सब कह दिया। उसने बोला यार देखो हमारी टेक्निक एज अ बॉलर, बैट्समैन जो है कोई इतनी अच्छी नहीं होती, तो ये बैट्समैनों को ही चाहिए कि इस चीज को खत्म करें, ठीक है ना। इन शॉर्ट उसने यही बोला कि ये इनकेपेबल बैट्समैन है। मुझे अच्छा लगा ना, नसीम शाह ने बहुत सीधी बात आके की है। आमतौर पर हम लोग इस चीज को गोल कर जाते हैं कि जी हम कोशिश कर रहे हैं और यूं कर रहे हैं, वो सीधा बोला कि जी हम पे गेम आ जाती है, हम पे छोड़ देते हैं यार, ये इनको चाहिए खुद खत्म करें, हम पे छोड़ देते हैं, हमारी टेक्निक इतनी अच्छी थोड़ी है, टेक्निक इनकी है, मैच हम पे छोड़ देते हैं। उसने इनडायरेक्टली यही बात बोली कि हम पे क्यों छोड़ते हो भाई, मैच आप करो ना खत्म। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसका स्टेटमेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेल डन नसीम, मुझे आपका स्टेटमेंट बड़ा पसंद आया। अच्छा, जेपी डुमिनी से भी एक सवाल किया। जेपी डुमिनी से एक सवाल पूछा कि भाई आपको क्या लगता है कि आज की परफॉर्मेंस जो साउथ अफ्रीका की, एक तरह की नई टीम है, बी भी नहीं है, सी टीम है, 3 नए डेब्यू कराए हैं इन्होंने, 3 कराए डेब्यू, अगर मैं गलत नहीं, 3 कराए हैं, 2 कराए हैं शायद। तो इन्हों तो आपको क्या लगता है ये कैसी परफॉर्मेंस है आपको? तो देखो ये फर्क होता है, मैं उसका जवाब जो बता रहा हूँ ना उसको समझने की कोशिश करना। एक तो ये होता कि हमने मैच कन्विंसिंगली मार दिया होता, 4 बैट्समैन सेट हुए, 4 में से कोई एक खत्म करके आ जाता, नॉर्मल होता है, हर मुल्क में ऐसे ही होता है, जो बैट्समैन सेट हो जाते हैं वो खत्म करते हैं। हमारे यहाँ 4 सेट होते हैं, एक भी नहीं खत्म करता। तो जेपी डुमिनी ने ये कहा कि हम मैच तो हारे, लेकिन मुझे खुशी ये है देख के कि पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ साइड थी और हमारे सारे न्यू कमर्स थे, उसके बाद भी हम आखिरी में ओवर तक मैच लेके गए। तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, और हमें हेल्प होगी कि हम एज अ टीम ग्रो कर जाएं। तो उसके जवाब का मकसद बेसिकली ये था कि भाईजान हमारे कल के बच्चे भी आपकी फुल स्ट्रेंथ साइड को चैलेंज कर सकते हैं, ये कहना चाह रहा था वो, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ, ये जो है ना ये इनडायरेक्ट थप्पड़ होते हैं जो इंटरनेशनल प्लेयर रख के देते हैं आप लोगों के मुंह पे, और देने भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की जलील परफॉर्मेंस आप देते हो, उस परफॉर्मेंस के बाद इस तरह के थप्पड़ पड़ते रहना, इनडायरेक्ट थप्पड़ था ये, डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट थप्पड़ था कि यार तुम्हारी फुल स्ट्रेंथ, हमारी सी टीम, तब भी तुम्हें मार दिया। ना जेराल्ड कोटजी है, ना डेविड मिलर है, ना हमने हमने नोकिया डाला हुआ है, ना हमने रबाडा डाला हुआ है, ना हमने तबरे शमसी डाला हुआ है, हमने कोई भी नहीं डाला हुआ, ठीक है ना। उसके बाद भी तुम्हारा एडन मार्करम नहीं है, हमारा जो मेन ओपनर है, टेम्बा बबूमा खेलता है ओडीआई, वो नहीं है, कोई भी नहीं है। उसके बाद भी हमने आपके लिए मुसीबत डाल दी आखिरी ओवर में कि मैच जीत लो हमसे, ये कहना चाह रहा था वो। इससे ये कहा कि हमने सीखा, बहुत बहुत हेल्प हुई, मकसद ये था। अब इसको थोड़ा सा आगे कॉन्टेक्स्ट में सोचो, देखो
ये मैं दुआ करता हूँ पहले तो ये हम सीरीज जीतें। जो 1-0 कर लिए तो हारने की तो कोई तुक बनती नहीं है। पिच बहुत अच्छी है, मजा आएगा देखने में। और शुरू इस पिच का नेचर यूं ही बन रहा है कि शुरू में चार्ज ही होगा इसमें, और आगे में 20, 25, 30 ओवर के बाद जाके इसमें विकेट्स आनी शुरू होंगी। पिच का नेचर मेरे मुझे ऐसा ही समझ में आ रहा है। तो आगे से देखो इसका सिनेरियो क्या बनेगा। कल को अगर हम फर्स्ट करो ऐसी कोई क्लोज सीरीज जीतते हैं इंडिया से, ओ साउथ अफ्रीका से, तो क्लोज सीरीज जीतने के बाद कल को हमारा बोर्ड इनवाइट करेगा दोबारा साउथ अफ्रीका को, बोलेगा आइए जी खेलिए हमारे साथ दोबारा। तो साउथ अफ्रीका क्या बोलेगा, बोलेगा बिल्कुल हम अपनी ये प्लेयर्स भेज देंगे आपके पास, क्योंकि हमारे फलाना प्लेयर वो लीग में गया हुआ है, वो वहाँ गया हुआ है, वो वहाँ गया हुआ है, तो हम अपनी जो BC टीम है ये भेज देते हैं आपके पास। तो आप अगर आपकी टीम जो है वो कंपेटिटिव मैचेस खेल के कन्विंसिंगली जीती होती, तो कन्विंसिंगली जीतने का फायदा क्या होता। हमारा बोर्ड बड़े खुले मुंह से कहता कि यार देखो आप अपनी हमारे साथ छोटी टीम भेजते क्यों। पिछली सीरीज आपको याद नहीं है, हमने आपको कन्विंसिंगली मार दिया था, ठीक है ना, सारे मैच आपको स्ट्रेट तो मार दिए थे, फायदा क्या हुआ। आप हार गए, अपनी टीम लाके आप फिर लाओगे, फिर हरा देंगे हम। इस तरह तो किसी मैच में जान नहीं बचेगी। बेहतर तो ये है कि आप अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड भेजो, तो मजा आएगा मैच में। तो कहने का मकसद है कि ये वाले अल्फाज जो है हमारा बोर्ड अब नहीं बोल सकता। जिस तरह की आप लोग परफॉर्मेंस दे रहे हो, आपके पास हमेशा इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद हमेशा सी टीम आएगी, याद रखना। बेशक आप हरा भी दो उनको, लेकिन जिस तरह आप हरा रहे हो ना, सी टीम ही मिलेगी। कन्विंसिंग नहीं मारोगे तो बड़ी टीमें आएंगी, और ये जलील करके हराओगे तो अगले को एहसास होता है कि हाँ यार हम लोग तो यार वहां जाके बार बार जलील हो रहे हैं, सही लड़के भेजो। हमारे बोर्ड के पास भी मूव होगा कि यार सही टीम भेजो, क्या फायदा इस तरह की वन साइडेड मैचेस होते हैं, कोई एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं बनती। लेकिन वो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि एंटरटेनमेंट वैल्यू तो हम खुद दे रहे हैं मैचेस लगवा लगवा के। तो खैर बहरहाल ये एक बात है कि जिस तरीके का हमने मैच खेला है, अगर आगे के भी 2-3 मैचेस ऐसे ही खेल दिए, तो याद रखना कि आगे भी इंशाल्लाह हमेशा सी टीम्स ही मिलेंगी, बी भी नहीं मिलेगी, सी ही मिलेगी, क्योंकि आप सी के साथ खेलना और आखिरी ओवर तक गेम लेके जाना। तो खैर बहरहाल यहाँ तक हो गया। एक छोटी सी बस अपडेट मुझे और मैं बस कर दूं कि वो जो एशिया कप में जो ICC पेनल्टीज डिसाइड हुई थी, वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट वगैरह की वायलेशन और ये सब ड्रामेबाजी है सारी की सारी, तो उसमें हारिस रऊफ को जो है वो 2 डीमेरिट पॉइंट्स 2 बार मिले, तो 4 डीमेरिट पॉइंट्स हो गए, जिसकी वजह से वो 2 मैचेस के लिए सस्पेंड हुआ है। 4 और 6 वाले मैच के लिए, 8 वाला मैच प्रॉब्ली खेलेगा वो। तो वो जो 4 और 6 वाले मैच के लिए वो सस्पेंड हुआ है, उसमें वो मुझे लगता है कल भी अगला मैच भी नहीं खेल पाएगा। तो 2 दफा दो डीमेरिट पॉइंट्स मिले, ये प्लेन वाली जो उसने सारी सेलिब्रेशन करी थी। और इसके अलावा जो सूर्य कुमार है उसको डीमेरिट पॉइंट मिला है, 2 डीमेरिट पॉइंट मिले हैं, और वो गिल्टी उसको डिक्लेयर हुआ है। हमारा RS राव को 2 बार गिल्टी किया, उसे 2 बार किया था, और बुमराह ने 1 बार किया था, उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसको 1 डीमेरिट पॉइंट दिया, लेकिन उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने रेजिस्ट नहीं किया। और साहबजादा फरहान को 1 डीमेरिट पॉइंट दिया विद वार्निंग। तो ये स्टोरी है ये ICC पेनल्टीज की सारी। खैर इससे मेरा हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो मैचेस डिस्कस करते हैं। अगला मैच जो है वो 6 तारीख को है, एंड आई होप के मेरा ख्याल है अकबाल स्टेडियम में ही है। आई होप के इस मैच से हमने कुछ सीखा हो, लेकिन बस मुझे डर ये लग रहा है कि शायद इस मैच से वो सीख के निकल गए, और वो अगले मैच में हमारे साथ कहीं कुछ उल्टा ना कर लें। भाई ये एक चीज़ है जो मेरे, क्योंकि हम जाते हैं सेम प्लान से, दूसरे हमसे सीख के और बेटर प्लान से आते हैं। ये साउथ अफ्रीका का तरीका रहा। टेस्ट मैचेस में भी उन्होंने बता दिया था, जब हमने उनको एक मैच हराया तो वो दूसरी दफा इतना स्ट्रॉन्ग कमबैक किया उन्होंने कि हमारे हाथ पैर फूल गया। अगर 3 मैच की सीरीज होती तो टेस्ट भी बाहर था हमारा, टेस्ट मैच भी हार चुके होते हैं। तो आई होप कि हम अच्छा खेलें। ठीक है, तो आज की वीडियो बस यहीं तक है। वीडियो को लाइक कर लिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। कल मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।